बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। दुनिया के मंजरनामे पर आज का दिन पाकिस्तान के लिए न सिर्फ फ़ख्र का बाइस है बल्कि OIC के तमाम तर ममालिक के लिए भी। आज ज़ाहिर पाकिस्तान में हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के मुआशी हालात के हवाले से OIC के वज़ीर ख़ारजा का एक अहम तरीन इजलास, एक मीटिंग थी जिसमें दुनिया भर से मुस्लिम ममालिक के लोगों ने शिरकत भी की और ज़ाहिर है दीगर और ममालिक के लोग भी, वज़ीर ख़ारजा उनके वफूद ने आज पाकिस्तान आकर इसमें शिरकत की, जिसका एजेंडा बिल्कुल क्लियर था कि इंसानी बुनियादों पर अफ़गानिस्तान के मामले पर इजमा होना बहुत ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान इस वक्त जिस मालियाती कशमकश का शिकार है, ज़ाहिर जिनके बैंक्स पर जमूद का शिकार हैं, जिनको फंड्स नहीं मिल रहे हैं, जिनके बच्चे भूख और अफलास का शिकार हो रहे हैं, उससे खुदा न खास्ता कोई बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ना ले ले। लेकिन इसमें यह मामला भी अहम तरीन रहा है कि एक इंसानी अलमिया जन्म ना ले ले, इस पर तो लोगों ने बात की, लेकिन इससे भी शायद बड़ी तशवीश दुनिया को ये भी है कि कहीं खुदा न खास्ता वो इफरीत जिसका सर कुचला गया है, जिसको दहशतगर्दी कहा जाता है, खुदा न खास्ता वो कहीं फिर दोबारा सर ना उठा ले। इसी तनाजुर में आज पाकिस्तान ने यहाँ पर मेज़बानी की है इस OIC के वज़ीर ख़ारजा इजलास में, जिसके बाद अब से थोड़ी देर पहले की खबर है कि OIC ने मालियाती फ़ंड जो है वो मुख्तस कर दिया है, जिसमें तमाम तर ममालिक अपना अपना हिस्सा डालेंगे और अफ़गानिस्तान की मालियाती मदद इस तरह से की जाएगी। इसी तनाजुर में अहम सवाल यह है कि अमरीका जैसी एक ताकत और दीगर और ममालिक, चीन हम देख रहे हैं कि बड़ा आगे बढ़कर उसने अफगानिस्तान के मामले पर बात की है, लेकिन क्या अमेरिका जैसे मुल्क इस आज की जो OIC का इजलास था वज़ीर ख़ारजा का, इसकी अहमियत को समझते हुए, क्योंकि अमेरिका से भी जो मंदूब हैं, जो खुसूसी नुमाइंदा खुसूसी हैं, वो लोग भी तशरीफ़ लाए हुए हैं पाकिस्तान, वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ये सारी सिचुएशन को, तो क्या बेहतरी मुतवक्के है दुनिया के नक्शे पर, इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन मुझे बहुत अफसोस से एक और ख़बर आपको देनी पड़ रही है, और वो ये कि आज थे KPK के अंदर इलेक्शंस, बल्दियाती इलेक्शंस। ये बल्दियाती इलेक्शंस चलाएं ज़रा, कुछ फुटेजेस अगर हैं हमारे पास। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा जंगो जदल हो रहा है। वहां पर खून रेजी हो गई, लोगों ने एक दूसरे को मार डाला, कत्ल हो गए, दो एक ही घर के सगे चचा और भतीजा जो है जाम भाग हो गए, और न जाने कितने पोलिंग स्टेशन पर धक्कम पेल, फायरिंग के वाकयात, पोलिंग का अमला अगवा करने के इल्जामात और सो ऑन एंड ऑन। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने ये भी देखा कि कैंडिडेट जो हैं उनको भी, एक उम्मीदवार को भी कत्ल कर दिया गया। तो ये एक टीज़र है खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शंस, और इसमें जो कुछ आज हमने देखा, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, लेकिन अगर यही सिलसिला निकला तो फिर बाकी बल्दियाती इंतखाबात के लिए हम किधर खड़े होंगे, इस पर ज़रूर आज मैं बात करूंगी। और एक और कराची का इंपॉर्टेंट मुकदमा लेकर जमात इस्लामी कराची में एक मरतबा फिर सड़कों पर थी। अमीर जमात जो हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, जो कि कराची के अमीर हैं, उन्होंने खिताब किया। जो अमीर जमात हैं सिराजुल हक साहब, उन्होंने भी आज खिताब किया। एक मरतबा फिर ये कराची का मुकदमा लेकर सामने आए हैं। अब इनके नज़रिए में कौन से ऐसे मामलात हैं जो हल तलब हैं। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ आज के इस खुसूसी दिन के हवाले से करेंगे जो कि OIC का है। इस्लामी ताउन तंजीम के जो वज़ीर ख़ारजा आज मिल बैठे और बात की है और अफ़गानिस्तान के इशू को अहम समझा है। अफ़गानिस्तान में जो इंसान है, जो ज़ाहिर अवाम है वहाँ के, वो दुनिया की तरफ देख रहे हैं और दुनिया उनकी तरफ किस तरह से उनको वापस कर सकती है वो ज़िंदगी जिसके वो ख्वाहिशमंद भी हैं, और जो ख्वाहिश के अलावा इससे बढ़कर जो उनकी अहम तरीन ज़रूरियात हैं, यानी खाने पीने खुराक की। मौसम इतना सर्द होता जा रहा है, वहाँ पर बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, औरतें परेशान हैं, उनके पास खाने पीने को पैसा नहीं है, तो इसका खुदा न खास्ता कोई रिपरकशंस ना आए, इसलिए आज ये अहम तरीन मीटिंग्स भी थी। लेकिन इस वक्त मेरे साथ अयाज वज़ीर अली साहब मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर रह चुके हैं, माहिर अफ़गान उमूर भी हैं। आज थोड़ा सा मैंने उनसे वक्त लिया कि ज़रा मैं उनसे बात करूं, वो इस मामले को कैसे देखते हैं अफ़गानिस्तान के सिनेरियो में। अयाज वज़ीर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम, मेहरबानी। अयाज वज़ीर अली साहब, सवालात मेरे पास बहुत सारे हैं। ज़ाहिर है आप खुद माहिर अफ़गान उमूर भी हैं, साबिक सफ़ीर भी रह चुके हैं। इस सारे तनाजुर में जब आज हमने OIC के तमाम ममालिक को इकट्ठा किया पाकिस्तान में, और यहाँ पर ज़ाहिर है सब ने अपने अपने हिसाब से मुख्तलिफ़ किस्म के मौक़िफ़ को अपनाया, जिसमें एजेंडा या सब लोगों एक बात पर तो मुत्तफ़िक थे ही कि अफ़गानिस्तान का मामला इंसानी अलमिया बन सकता है। आप समझते हैं ये एक राइट टाइम था जो कि पाकिस्तान ने राइट डिसीजन लिया है अफ़गानिस्तान के मामले पर?
देखिए, अहम तो इसलिए है कि ये स्पेशली अफगानिस्तान ही के बारे में है और अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो सारी दुनिया जानती है और अफगानी अवाम भी इस्लामी दुनिया से ज़्यादा तवक्को रखे हुए हैं। तो अब इस्लामी दुनिया 57 ममालिक है, ये सब आके इस्लामाबाद में मिल बैठ के जो 5 बड़ी ताकतें P5 जिसे कहते हैं वो भी आ रहे हैं और इसके अलावा यूएन और दूसरी एजेंसियों के सब बड़े अहम लोग आ रहे हैं और अफगानिस्तान के हालात के बारे में बातचीत करेंगे, देखेंगे कि किस तरह अफगानिस्तान की हम मदद कर सकते हैं कि इंसानी हमदर्दी के तहत या जो इंसानी तकालीफ वहाँ पे है, खुराक की कमी है, अद्वियात की कमी है और मुश्किलात है और उसके ऊपर अमेरिका ने जो उनके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं कि बैंक के जरिए अफगानिस्तान बैंकों के साथ रवाबित नहीं किए जा सकते, पैसे वहां ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो इन सब चीजों को वो देखेंगे कि ओआईसी किस तरह अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर सकता है। तो अगर ये सब लोग मुत्तफिका हो जाए कि हमने मदद करनी है तो यकीन है कि फिर अमेरिका भी जाहिर बात है रास्ता देगा कि वहाँ पे के बैंकों के साथ जो पैसों के रवाबित है, ट्रांसफर ट्रांजैक्शन वगैरह करना है जैसे नॉर्मल बैंकों में होता है, उनकी इजाजत मिल जाए। खुराक की जो चीजें कमी है, अद्वियात है, तो ओआईसी में समझता हूँ या तो मुश्तरका कोई एक फंड कायम कर लेंगे या वही हुआ है, बिल्कुल वही हुआ है आज़ाद साहब, वही हुआ है। या ना हो तो फिर इंडिविजुअल ममालिक अनाउंस कर ले कि उन्होंने कितना मदद करना है, इंडिविजुअली करना है या कलेक्टिवली करना है। तो ये उस लिहाज से मैं समझता हूँ इंतहाई अहम इजलास है। इंतहाई अहमियत का हामिल है। आपने दुरुस्त कहा, गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि आर्मी चीफ जनरल जावेद बाजवा साहब ने भी ये कहा कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि अफगानिस्तान किसी भी टर्मोइल का शिकार हो। सर, इसी तनाजुर में आप ज़ाहिर मैंने कहा कि ज़मीनी हक़ाइक़ को बेहतर अंदाज से जानते हैं, आपके पास क्या खबरें हैं? अभी हमने देखा कि जो उबूरी हुकूमत बनी थी, जो ज़ाहिर इस वक्त पूरा सिस्टम अफगानिस्तान में चला रही है, उसमें भी कुछ लोग जो हैं वो रिलक्टेंट थे पाकिस्तान आने में वज़ीर ख़ारजा के इस इजलास के अंदर, जो कि ओआईसी का था। मुस्ताफ़ी हुए मुत्तकी साहब और बाकी सारे लोग, लेकिन वो आए भी फिर। अब आप मुझे ये बता दें कि आपके पास क्या खबर है, अफगानिस्तान में इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? देखिए, इसमें तो शक नहीं है कि अफगानिस्तान के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल तालिबान का है, लेकिन उस कंट्रोल के होते हुए भी पूरा अफगानिस्तान महफूज नहीं है। अच्छा, उनके अंदर दूसरे दहशतगर्द ग्रुप है, टीटीपी है, ETIM है, क्या कहते हैं इस्लामिक स्टेट खुरासान, दाइश, अलकायदा, सबकी मौजूदगी है वहाँ पे। वक्तन फवक्तन वाक़यात भी हो जाते हैं, अल्लाह करे ख़त्म हो जाए धमाके वगैरह। और फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि तालिबान के ऊपर सारे अफगानी भी खुश नहीं है। अगर कोई इस गलतफहमी में है कि पिछली हुकूमत के साथ सारे अफगानी अवाम खड़े थे, वो भी गलत बात थी, या तालिबान अगर कहे कि हमारे आने से हालात बिल्कुल ठीक हो गए, ये भी गलत बात है। दोनों का पॉलिटिकल डिफरेंस है, पिछली हुकूमत के लोगों का, तालिबान का। इनको एक जगह पे लाना चाहिए, वो डिफरेंसेस खत्म करने चाहिए, वरना ये फिर इसी तरह आग सुलगती जाएगी, खुदा न करे फिर बड़ी आग उससे न बन जाए। और अगर तालिबान की हुकूमत न मानी जाए, जिनकी सारे अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल है, अभी तक किसी ने अफगानिस्तान के अंदर उसको चैलेंज नहीं किया, न बाहर से चैलेंज किया है, 4 महीने उन्होंने चला लिया और चला रहे हैं, तो उनके मेरा ख्याल है हमें हाथ मजबूत इसलिए करने चाहिए कि वहां पे दहशतगर्द तंजीमें हैं ताकि उनको वो मुल्क से निकाल दे, क्योंकि पहले उन्होंने वादा किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इजाजत वो नहीं देंगे। तो वो तब दे सकेंगे कि अगर उनके हाथ में थोड़ा बहुत कुछ तो हो, न लोगों को कुछ दे सके, न नौकरियां दे सके, न तनख्वाह दे सके, उसके ऊपर हम उनसे ये तवक्को रखे
کہ وہ ملیٹنٹ گروپ کو کنٹرول کر لے، تو یہ سب ناممکن ہے جب تک کہ دنیا ان کے ساتھ انٹریکٹ نہ کرے، ان کے ساتھ تعاون نہ کرے۔ تو یہ ہمارے اپنے لیے بہتری میں ہے کہ اگر وہ مضبوط ہو گئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو اب اپنے سے نکال دے۔ اسی طرح چین کہہ سکتا ہے کہ ٹی آئی ایم کو یہاں سے نکال دے۔ اسی طرح دوسرے ممالک سنٹرل ایشیا، روس یا ایران یا امریکہ سب دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ اب تو آپ کے ہاتھ مضبوط ہے، اب ان لوگوں کو یہاں سے فارغ کر لے۔ تو سب ریجن کے، افغانستان کے، ہمارے لیے سب کے سیکیورٹی کے فائدے میں ہے کہ ان کے ساتھ فی الحال تعاون کیا جائے، ان کو بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ ریکگنائز کر لیا جائے۔ اگر وہ اس کے باوجود بھی ڈیلیور نہ کر سکے تو ہمیشہ ان کے اوپر سینکشن یا پابندیاں لگانے کا آپشن دنیا کے پاس ہے، وہ بعد میں بھی ہم ان کے ہاتھ مروڑ سکتے ہیں۔ اچھا ایاز وزیر علی صاحب، امپورٹنٹ بات آپ نے دی ہے، لیکن ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ظاہر پچھلے ہی دنوں کی بات ہے، ٹی ٹی پی نے سیز فائر جو ہے اس کے حوالے سے کہا کہ ہم مزید اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے۔ اسی تناظر میں پھر یہ سوال بھی ابھرا کہ جب افغان طالبان سے اس بابت میں بات ہوئی تو جس کا تذکرہ بھی آپ نے کہا کہ اگر ان کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہم ان سے یہ تقاضا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے نظریے میں کیا ٹی ٹی پی جو ہے کالعدم تحریک طالبان پاکستان، اس کا جو رویہ ہے ابھی تک جو حکمت عملی وہ بتا رہی ہے جنگ بندی کے معاملے پر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے پاکستان پر؟ دیکھیے، ٹی ٹی پی کو اب چونکہ افغانستان کے اندر جگہ ملی ہے، یا دوسرے الفاظ میں سیف ہیون وہاں پہ ہے، اچھا، تو اگر یہاں کارروائیاں کر لیتے ہیں تو واپس بھاگ جاتے ہیں افغانستان کے اندر۔ تو اگر طالبان ذرا مضبوط ہو جاتے ہیں، ان کو افغانستان میں رہنے کی اجازت نہ دے، تو تب ٹی ٹی پی آپ کے خلاف کام کیسے کرے گا؟ کوئی بھی تنظیم دوسرے ملک میں جب کارروائی کرتے ہیں تو ان کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہماری جگہ فلانے ملک کے اندر ہے، ہمارے مریضوں کو وہ دیکھ سکیں گے، ہماری مالی مدد کر رہے ہیں، ہمیں جگہ دیں گے۔ اگر یہ چیزیں ان کے اوپر بند کی جائے تو وہ ظاہر بات ہے پھر کمزور ہو جاتے ہیں، پھر نہیں لڑ سکتے۔ آپ کے ساتھ انہوں نے باتیں کر لی ٹی ٹی پی، اور آپ کے لوگ شاید خوست کے علاقے میں بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے افغان طالبان کے تھرو، تو وہ باتیں میرا خیال ہے اب بھی چل رہی ہے، ختم نہیں ہے۔ لیکن وہ جو سیز فائر والا ایک مہینے کا انہوں نے اتفاق کیا تھا، اور کبھی امید یہ تھی کہ وہ بڑھایا جائے گا، لیکن وہ انہوں نے آگے بڑھانے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مطالبات پاکستان نے پورے نہیں کیے۔ تو مطالبات پورے کرنا نہ کرنا یہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان ہے۔ افغان طالبان کا کام یہ ہے کہ ان کو بیٹھنے، بات چیت کرنے کا موقع دے، جگہ پرووائڈ کر لے، اور ایک مرتبہ اگر پاکستان کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ یا ڈس ایگریمنٹ ٹوٹل ہو جائے تو اس صورت میں پھر افغان طالبان ایکشن لے سکتے ہیں ان کے خلاف، لیکن وہ ایکشن تب لیں گے کہ اگر وہ خود بھی ذرا اس پوزیشن میں ہو کہ ٹی ٹی پی کو اگر ناراض کرتے ہیں تو پھر ای ٹی آئی ایم کو بھی ناراض کر لے، پھر خراسان والا گروپ جو ہے اس کو بھی ناراض کر لے، داعش کا اور القاعدہ، سب کے خلاف پھر وہ ایکشن لے سکتے ہیں۔ لیکن جب تک وہ مضبوط نہ ہو تو ہم کتنا بھی کہیں، کتنا بھی پریشر ڈالیں، افغان طالبان یہ رسک نہیں لے سکتے آج کے اس پوزیشن میں کہ کسی بھی گروپ کے خلاف کھل کے ایکشن لے لیں۔ اچھی بات کہہ دیا ایاز وزیر علی صاحب، لیکن میں نے سوال یہ کیا تھا، کیا ظاہر ابھی میں تھوڑا سا آپ نے ٹی ٹی پی کا تذکرہ کیا اس لیے یہ سوال پھر میرے ذہن میں آ گیا، میں نے سوال پہلے بھی یہی کیا تھا، کیا یہ ایک دباؤ بڑھانا ہے حکومت پر، یا نیگوسیشنز جو ہو رہے ہیں جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ خوست میں ہو رہے ہیں، اطلاعات ہمارے پاس بھی یہی ہیں کم و بیش، لیکن ان نیگوسیشنز یا ان مذاکرات کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حد تک وہ صرف دباؤ کے لیے ہے، وہاں سے افغان طالبان اگر مضبوط ہوتے ہیں مالیاتی طور پر تو ان کا یہ اثر ٹوٹ جائے گا پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، ہر ایک تنظیم جب اس طرح نیگوسیشن میں انٹر ہوتی ہے مخالف حکومت کے ساتھ، اب اس میں ٹی ٹی پی اور پاکستانی حکومت ہے، تو ٹی ٹی پی کوشش کرے گی کہ پاکستانی حکومت سے میکسیمم کنسیشن لے لے، اپنے بندے بھی رہا کروا دے، اپنے لیے معافی
بھی کروا لے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی دہشت گردیاں یہاں پہ کی ہے، بہت زیادہ خون ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ان کے رنگے ہوئے ہیں، تو ان سب چیزوں کو وہ چاہیں گے کہ حل ہو جائے۔ پر ادھر پاکستانی حکومت کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ ان کو بس کھلی چھٹی دے دے، لوگوں کے سیریس ریزرویشن ہے، تو یہ وقت لے گا، اتنی جلدی ناممکن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی پریشر میں ایاز وزیر تب علی صاحب، آئے آپ میرے گی ساتھ ہی رہیے گا، ڈیل اور میں کرنے مزید میں سے امریکہ اور پاکستان۔ چین کے معاملے پر بھی، افغانستان کا جو نظریہ ہے، افغانستان کا جو معاملہ ہے، اس پر بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے بتایا گیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اعلامیہ پڑھ کر سنا رہے ہیں میڈیا کے سامنے، جو کہ ظاہر ہے اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ اجلاس کے بعد سامنے آیا ہے۔